ये जो मंगलसूत्र तोड़ने वाली बात, ये सब प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुस्लिम भाइयों को दी जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण, अरे देश के पंतप्रधान का भाषण कभी ऐसा होता है क्या? मैंने वो पूरा मैनिफेस्टो चेक किया, उसमें कहीं नहीं कांग्रेस ने कहा है कि किसी की हम प्रॉपर्टी लेंगे, किसी को दे देंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके ज़्यादा लड़के हैं उसको दे देंगे, कभी नहीं बोला। देश का गृह मंत्री, इतनी बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता, जिस पार्टी को आज विश्व गुरु कहा जाता है, तो विश्व गुरु ने यहाँ के लोगों को कुछ तो भी मार्गदर्शन करना चाहिए। बस हिंदू मुस्लिम, अरे भैया, जिस कोकन में आप स्पीच देते हो, भाषण देते हो, उस एरिया की कम से कम परंपरा तो देखो। उस एरिया की परंपरा हिंदू मुस्लिम ऐसा पोलराइजेशन आप करने के लिए जाओगे तो इसमें या इस एरिया में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत बड़ा है, तो लोग सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। अरे भैया, ये तो हमें कुछ देने के लिए नहीं आया है, ये हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए आया है। तो अमित शाह का स्पीच विनायक राउत को ज्यादा वोट मिला के देगा। ओ, आप कह रहे हैं कि अमित शाह की वजह से वोट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे? बिल्कुल। सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। भाई और बहनों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलिए। अमित शाह का वो वर्ड, वो स्पीच ऐसा था, मुंबई हाथ में लेना हमारे बहुत 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 पुराने सालों का सपना है। वो बहुत पुराना कहाँ तक जाता है आपको पता है? नहीं। ये जाता है 1 मई 1960, 1960, इसके पहले जाता है। इसके पहले इसका मतलब, जब यहाँ भाषावार प्रांत रचना हो गई, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये अभी गुजरात के हैं, तो यही टाइम है कि मुंबई हम गुजरात को लेके जाएंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र है, बहुत पुराना सपना बोलते हो ना आप अमित शाह जी का, तो हमने महाराष्ट्र की जनता को जगाया है। नरेंद्र मोदी जी की 36 सभाएं, 36 सभाएं महाराष्ट्र में हो रही है। मैं तो आज बताता हूँ, 36 इंडिया महाविकास आघाड़ी की सीटें आएंगे, सिर्फ 12, 45 नहीं 12 भाजपा के आएंगे। अजित दादा की एक भी सीट नहीं आएगी, आएगी तो एकनाथ शिंदे की एक आएगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। शक्ती जाळण्या, मार्ग स्पष्ट दावण्या, भेटू दे शिवसेनेची मशाल। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं द वायर की चुनाव यात्रा महाराष्ट्र में घूम रही है और महाराष्ट्र में बारामती, मुंबई और पुणे, इन 3 जगहों को एनालाइज करके घूम के लोगों से मिलने के बाद फाइनली ये चुनाव यात्रा कोकण आ गई है। कोकण यानी कि मेरा घर। अब जिनके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। 2022 जुलाई, ये दौर ऐसा था जब एकनाथ शिंदे कोट एंड कोट गद्दारी कर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देते हैं और उनके साथ तमाम शिवसेना के बड़े बड़े नेता उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। कारण दिया जाता है कि उनको 50 करोड़ रुपए एक एमएलए को दिए गए थे। ऐसे माहौल में जब एक के बाद एक बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे थे, उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम जिसने सबको चौंका दिया, वो एक ऐसा नाम था जो कि जिस नाम ने एकनाथ शिंदे के साथ जाना तो दूर, लेकिन उन्होंने एक तरीके से उद्धव ठाकरे के पीछे इस तरीके से खड़े हो गए कि वो इकलौते नेता बन गए। पूरे महाराष्ट्र में उनका बड़ा नाम हो गया और आज के दिन में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता हो, उनके खिलाफ पूरे पुरजोर तरीके से लड़ते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नमस्कार भास्कर सर, भास्कर जाधव मेरे साथ है। फॉर्मर मिनिस्टर जो 2009 से 2014 तक मिनिस्टर थे और उसके बाद शिवसेना के साथ भी एमएलए है और लगातार एमएलए रहे हैं 95 से 7 टर्म एमएलए। यानी आज के दिन में जब 1 या 2 टर्म लोग एमएलए बन पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे दौर में 7 टर्म एमएलए। सर, सबसे पहले तो मैं जिस इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था उसी से रिलेटेड सवाल करता हूँ कि आप क्यों नहीं गए एकनाथ शिंदे के साथ? ऐसा क्या था कि आप नहीं गए और आपकी पार्टी के सभी बड़े नेता चले गए?
पहली बात ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना आता नहीं, जो बोलूँगा वो सच बोलता हूँ। 2004 में मुझे शिवसेना छोड़नी पड़ी। उसके बाद में मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन फिर से 2019 में मैंने राष्ट्रवादी छोड़ दी। तो फिर जब ये वक्त आया कि फिर भी पार्टी स्प्लिट हो रही है, पार्टी टूट रही है, ऐसे वक्त मुझे कोई तो भी फर्म डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरा मन मुझे कह रहा था। दूसरी बात, जिस तरह से शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पहले जब कोविड का जब दौर चल रहा था, वो संकट था, वो बीमारी पूरी वर्ल्ड में थी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ये कोविड जो संकट आया है, ये संकट हमें महाराष्ट्र की सत्ता देने के लिए एक मार्ग बता रहा है। उस नज़रिए से वो कोविड का इस्तेमाल कर रहे थे। कोविड में महाराष्ट्र की जनता को बाहर निकालने के बजाय उद्धव जी ठाकरे और उनके गवर्नमेंट को बार बार वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा एक गुस्सा भी आया था और ये ऐसी एक बात बैठ गई थी कि ये ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की परंपरा अलग है। संकट के वक्त किसका गवर्नमेंट है, किसकी सत्ता है, ये ना देखते हुए अपोजिशन वाले और रूलिंग पार्टी वाले साथ में मिलके महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकालते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कृति थी, उद्धव साहब का सरकार गिराना, कोविड का कारण आगे करके, दूसरी बात उद्धव जी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया था, स्पॉन्डिलाइसिस का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया था। दुश्मन भी जब अपना विरोधी या अपोजिशन पार्टी का नेता ऐसी अड़चन में होता है तो वो ऐसा वार नहीं करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी को आगे करके उद्धव साहब के पीछे जो वार किया, उसका बहुत बड़ा गुस्सा मेरे मन में था। तो मैंने यह सब सोच समझ के फायदा तोटा न देखते हुए मेरा फ्यूचर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसकी बिल्कुल चिंता ना करते हुए मैंने ठान लिया था कि उद्धव साहब के साथ में ही रहेंगे। तो इसका कारण यही था जो मैंने आपको इसके पहले जो भी चीज़ें बताई, इसके कारण मैं उद्धव साहब के साथ में रह गया। यानी कि मोरालिटी और तत्वों के लिए आपने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उनके बाद 2 साल से हम देखते हैं आपका नाम इतना बड़ा हो गया है महाराष्ट्र के स्तर पर कि हम देखते हैं, जब हम ऐसे यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं भास्कर जाधव, तो आपकी वीडियोस को 1 लाख से ज़्यादा ही व्यूज़ होते हैं। हमेशा हम देख रहे हैं कि आपका तो मेरा सवाल ये है कि आप जब बातें कर रहे हैं इतने व्यूज़ इसकी वजह से मिल रहे हैं क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो शायद जनमानस की बात कर रहे हैं, और आप खुल के प्रधानमंत्री मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, इनके खिलाफ आप बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? मैं कोई व्यक्ति का कभी विरोध नहीं करता, कोई व्यक्ति का मैं कभी द्वेष नहीं करता। द्वेष मतलब उसका तिरस्कार नहीं करता। पर्सनली उसके बारे में मैं मन में कोई ही गुस्सा रख के या उनके खिलाफ कोई मन बना के मैं बात नहीं करता। लेकिन मुझे कोई गलत कुछ काम करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपको मैं एक और बात एडिशनल करता हूँ और बाद में आपका जवाब देता हूँ। मुझे याद है 21 जून को माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी अपने चीफ मिनिस्टर थे और उनके वर्षा बंगले पे एक मीटिंग हो गई थी। जब भी एकनाथराव शिंदे के साथ में सब लोग नहीं गए थे, खाली 17-18 एमएलए गए थे जी। बाकी सब उद्धव साहब के यहाँ बैठे हुए थे। सभी एमपी बैठे हुए थे, सभी मिनिस्टर बैठे हुए थे, सभी एमएलए बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी क्या करना, बीजेपी के साथ में जाना नहीं जाना। सब मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोगों का बीजेपी के तरफ ही जाने का मूड था। लास्ट में मीटिंग खत्म होने के वक्त मैंने उद्धव जी को पूछा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात यह करनी है कि आप पार्टी के मुखिया हो, पार्टी के चीफ हो, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, आप क्या डिसीजन करें ना करें ये बताने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा डिसीजन मैं बता सकता हूँ, मेरा डिसीजन मैंने किया है। और अगर आप
भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाओगे, किसी के और के साथ में जाओगे तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाओगे तो मैं आज ही आपको बता के रखता हूँ, कल मैंने कोई डिसीजन मेरा बताया तो आप बोलेंगे भास्कर यादव ने मुझे बहुत लेट बताया, फंसाया। तो आज ही मैं मेरा डिसीजन बता रहा हूँ, सबके सामने बोला, ये कोई सारे प्राइवेट मिनिस्टर में सामने अलग में बताया। नहीं बोला, जी। मीटिंग में बोला मैं जी। कि और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाओगे तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा। ओके। बाद में आप बोलोगे कि भास्कर यादव ने मुझे फंसाया, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा आपके साथ में। आपको आश्चर्य लगेगा, उसी टाइम इंस्टेंट उद्धव जी ने बोला सब निकल गए तो भी चलेंगे, हम दोनों रहेंगे, आप और मैं। क्या? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की डर नहीं लगती है क्या? डर लगती है। क्यों डर लगता है? उनका डर इसीलिए लगता है, वो न्यायिक तौर पे राजनीति पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो अन्याय के तौर पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मुझे उनका डर लगता है। लेकिन और अगर डर के कारण मैं और मेरे सरीके और कोई रहेंगे, वो चुप बैठेंगे, तो डेमोक्रेसी का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना का क्या होगा? छोटी छोटी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको ख़त्म करने का ये भारतीय जनता पार्टी के दो नेता सपना देख रहे हैं, तो उसका कोई तो भी विरोध करना चाहिए। इसीलिए मैं डट के विरोध करूंगा, करता हूं, करता रहा हूं और करता रहूंगा। ओके सर, अब थोड़ा सा हम यहाँ की कोकण की बात करते हैं। आप हम जहाँ पर भी बैठे हैं वो चिपळूण है। चिपळूण यानी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदार संघ में आता है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गुहागर वो आता है रायगढ़ में, यानी कि पूरा कोकण आपके अंदर एक तरीके से आप संभाल लेते हो पूरे कोकण को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जो कैंडिडेट्स है, एक तो है केंद्रीय मंत्री एमएसएमई के नारायण राणे, जिनका भी बहुत बड़ा नाम है देश में, और एक है अपने तटकरे साहब। तटकरे का भी एक तरीके से महाराष्ट्र लेवल पर एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये दो कद्दावर नेताओं के सामने आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉन्फिडेंट है आप दोनों सीट्स पर? ऐसा है कि यहाँ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे तरफ से हमारे सिटिंग एमपी विनायक राउत इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उधर रायगढ़ रत्नागिरी में हमारे एक्स मिनिस्टर अनंत गीते ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और आपने कहा कि उनको अपोजिट में युति के बहुत बड़े कद्दावर नेता काम कर रहे हैं। जी। जो भी कद्दावर नेता जिसे आप कहते हो, वो हमें पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, वो उद्धव जी को पूछ रहे हैं आपने क्या किया, वो पवार साहब को पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। लास्ट 30 इयर्स 30 साल से ये दोनों नेता मिस्टर नारायण राव राणे और मिस्टर सुनील तटकरे ये गवर्नमेंट में है, हमेशा सत्ता में है। गवर्नमेंट किसकी भी हो, ये कायम सत्ता में है, तो जवाब आपने देना चाहिए। हमें क्या सवाल पूछते हो? जनता आपको सवाल पूछ रही है कि 30 साल तक इतने लंबे दौर तक आप और अगर सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपने हमारे कोंकण के लिए क्या किया? आपका जो पोर्टफोलियो रहता है, आपका जो डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट के तरफ के उस डिपार्टमेंट से कोंकण के लोगों को आपने क्या दिया? ये जवाब नहीं देते हैं तो हमें सवाल पूछते हैं। तो कोंकण की जनता, आप भी कोंकण के हूँ, मैं भी कोंकण का हूँ, एक ही तालुके के आशा पड़ोसी हम लोग। कोंकण की जनता बहुत होशियार है, बहुत चाणाक्ष रहती है। वो बहुत ऐसी सब सामने वाला बोले और कोंकण के लोग विश्वास करे, ऐसे अंधभक्त कोंकण में बहुत कम है। तो विनायक राउत और आनंद गीते ने क्या किया, ऐसा जब सवाल पूछा जाता है तब जनता पूछती है कि तुमने क्या किया? तो तुमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम नहीं बता रहे हो तुमने क्या किया। इसीलिए विनायक राउत और आनंद गीते को लोग चुन के देंगे। अच्छा, आप एकदम, मतलब मेरा सवाल वही था कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं इन दोनों की जीत के लिए? बिल्कुल, भारी वोट से बहुत बड़ा मार्जिन लेके विनायक राउत और आनंद गीते जीत। तो अमित शाह आए थे, उसका कोई परिणाम नहीं होगा यहाँ पर? अमित शाह, मैं तो अमित शाह जी का भाषण ज्यादा सुनता नहीं, लेकिन रत्नागिरी में उन्होंने जो भाषण दिया वो मैंने पूरी तरह सुन लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा है, देश का गृह मंत्री, इतनी बड़ी पार्टी का एक बड़ा नेता, जिस पार्टी को आज विश्व गुरु कहा जाता है, तो विश्व गुरु ने यहाँ के लोगों को कुछ तो भी मार्गदर्शन करना चाहिए, उनको कुछ न कुछ तो अच्छी चीजें बतानी चाहिए। तो उससे ये हो गया कि हमने
370 क्यों कैंसिल किया, हमने वो तीन तलाक क्यों रद्द किया, हम अगले टाइम में क्या करेंगे, बस हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, जिस कोकन में आप स्पीच देते हो, भाषण देते हो, उस एरिया की कम से कम परंपरा तो देखो। उस एरिया की परंपरा हिंदू मुस्लिम ऐसा पोलराइजेशन आप करने के लिए जाओगे तो इसमें या इस एरिया में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत बड़ा है। तो लोग सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए, अरे भैया ये तो हमें कुछ देने के लिए नहीं आया है, ये हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए आया है। तो अमित शाह का स्पीच विनायक राउत को ज्यादा वोट मिला के देगा। ओ, आप कह रहे हैं कि अमित शाह की वजह से वोट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। बिल्कुल। खैर, अमित शाह की बात हो रही थी इसलिए एक सवाल जोड़ देता हूँ। 6 महीने पहले अमित शाह का कुछ महीने पहले अमित शाह का एक स्पीच था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनको मुंबई काबिज करना है। तो आप कैसे देखते हैं? और महाराष्ट्र भर जो प्रचार हो रहा है वो भी अभी यही हो रहा है कि मतलब महाराष्ट्र धर्म की बात हो रही है और ये सब हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप इस बीजेपी के प्रचार को कैसे देखते हैं कि उनको मुंबई काबिज करनी है? क्या वो सफल हो पाएंगे? ऐसा है कि अमित शाह का वो स्पीच ऐसा था, मुंबई हाथ में लेना हमारे बहुत 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 पुराने सालों का सपना है। वो बहुत पुराना कहाँ तक जाता है आपको पता है? नहीं। ये जाता है 1 मई 1960 1960, इसके पहले जाता है जी। इसके पहले इसका मतलब जब यहाँ भाषावार प्रांत रचना हो गई, जब भी 1956 में ये भाषावार प्रांत रचना हो गई तो महाराष्ट्र बोले तो मराठी, बिल्कुल, और मराठी भाषिक का मुंबई पे हक था। लेकिन उस वक्त जब महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर देसाई, क्या नाम उनका, मोरारजी देसाई, वो जब मोरारजी देसाई थे, उन्होंने ये मुंबई गुजरात को जोड़ने के लिए हमारे महाराष्ट्र के 106 मतलब 106 थोड़ा हमारा हिंदी बहुत भारी है मुझे मालूम है। तो ये इतने लोगों को उन्होंने शहीद बना दिया, उनको गोली से भुना दिया जब हमें मुंबई मिली। इसका मतलब बहुत पुराना जब से गुजरात का सपना है कि महाराष्ट्र की मुंबई हम गुजरात को ले आएंगे। आज ऐसा सबको लगता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये अभी गुजरात के हैं, तो यही टाइम है कि मुंबई हम गुजरात को लेके जाएंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र है, बहुत पुराना सपना बोलते हो ना आप अमित शाह जी का, तो हमने महाराष्ट्र की जनता को जगाया है, महाराष्ट्र की जनता को याद दिया है कि 106 लोगों को अपनी जान देके मुंबई हमें मिलानी पड़ी, ये हम मुंबई किसी को नहीं देंगे। आखिर के 2 सवाल सर, उसमें सबसे पहले कि आप घूम रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, नागपुर में गए, हमने देखा आपको स्पेशली सुप्रिया ताई ने इनवाइट किया, तो एक तरीके से आप पूरा महाराष्ट्र देख रहे हैं, कैसा है? तो हमसे ज़्यादा आप घूमे, तो आप बताइए क्या पल्स है पूरे महाराष्ट्र का? 48 में से आपको क्या लग रहा है? नंबर नहीं जानना चाह रहा मैं, लेकिन एक तरीके से आपको क्या लग रहा है? मैं नंबर ही बता देता हूं। नंबर बताएंगे, बढ़िया। जब इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, उसके दिमाग में इतनी हवा गई थी कि वो बोल रहे थे हम 45 प्लस आउट ऑफ 48, 48 सीटों में से हम 45 सीटें जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जब भी उद्धव साहब ने गर्जना की, इस टाइम में 400 पार नहीं तुम तड़ी पार कर देंगे, तो आज महाराष्ट्र से भाजपा तड़ी पार हुआ है। और अगर कल देखेंगे आपको आश्चर्य लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी की 36 सभाएं, 36 सभाएं महाराष्ट्र में हो रही है। मैं तो आज बताता हूँ 36 इंडिया महाविकास आघाड़ी की सीटें आएंगे, सिर्फ 45 नहीं 12 भाजपा की आएंगे। भाजपा प्लस की आएंगे आप कह रहे हैं? भाजपा प्लस माइनस 12 माइनस 12 माइनस, ओके। नहीं, भाजपा प्लस मतलब मैं कह रहा था भाजपा प्लस शिंदे एंड अजीत। यस, उनकी युति की। लेकिन आज मैं बताता हूँ अजीत दादा की एक भी सीट नहीं आएगी, आएगी तो एकनाथ शिंदे की एक आएगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो सर अब हम आते हैं
उद्धव ठाकरे के ऊपर थोड़ा सा एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से वो लड़ते हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके भाषण होते हैं और जिस तरीके से सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं और मुद्दों पे अटैक कर रहे हैं, ये नहीं कि बस पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हमने देखा कि जब शरद पवार साहब को भटकती आत्मा कहा गया तब कोई नहीं बोला, बस उद्धव ठाकरे ने, यहाँ तक कि सुप्रिया सुले ने भी कुछ नहीं कहा, बट उद्धव ठाकरे ने उनका एकदम समाचार लिया बिल्कुल। तो आपको लगता है, और हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का कद बाकी कम्युनिटीज़ में भी बहुत बढ़ रहा है, एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी भी उनको बहुत पसंद कर रही है। तो उद्धव ठाकरे के बारे में, उनके कद आफ्टर स्प्लिट आप कैसा देख रहे हो उद्धव ठाकरे का लीडरशिप? पहले तो उद्धव साहब शांत थे, सौम्य थे, बिल्कुल इतने डायरेक्ट अटैक किसी के ऊपर करते नहीं थे। जब उनकी शिवसेना तोड़ी गई और बाला साहब ठाकरे जी ने जो धनुष बांध करके अपनी निशानी थी, हमारा सिंबल है, उसको चुराया गया, शिवसेना एकनाथ जी शिंदे को दे गया, तो उद्धव साहब अंदर से बहुत 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 दुखी हो गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने चेहरे पे, कभी अपने बात पे, कभी अपने स्पीच पे दुख कभी शब्द में लाया नहीं, जाहिर किया नहीं। लेकिन जैसी जैसी सभा होती गई वैसा 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 उद्धव साहब का असली चेहरा, जो ठाकरे जी का असली चेहरा बोलते हैं, वो सब महाराष्ट्र को दिखाई दिया, वो सब देश को दिखाई दिया। आखिर उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये बाला साहब ठाकरे जी के ही लड़के हैं, तो उनके जीन्स में बाला साहब ठाकरे का ही अटैकिंग, मुझे हिंदी में बराबर नहीं आता वो पढ़ने, लेकिन बाला साहब ठाकरे जिस तरह से शैली उनकी जो है शैली थी, मुझे लगता है कल का मैंने थाना का भाषण सुना उद्धव जी का, शायद वो गलत होगा मेरा कहना, फिर भी मैं कहता हूँ बाला साहब ठाकरे की जी के आगे उद्धव साहब एक कदम आगे निकल गए। अच्छा, खैर आपने बहुत एक विस्तार से हमें इंटरव्यू दिया और आपने सारी बातें कर ली और मेरे सवाल भी ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद बस आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा का भी चुनाव आएगा, मान लीजिए कि अगर इंडिया अलायंस को यहाँ पर लोकसभा में सक्सेस नहीं मिलती तो क्या विधानसभा तक इंडिया अलायंस टिकेगी? बिल्कुल नहीं टिकेगी। लोकसभा में तो 100% नरेंद्र मोदी अभी निकल गए समझो। मैं तो आपको जाहिर तौर पे बोलता हूँ कि यही आग पूरी देश में फैली हुई है। इनका भाषण अभी 1 मिनट ले लो क्या? बिल्कुल। ये जो मंगलसूत्र तोड़ने वाली बात, ये सब प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुस्लिम भाइयों को दी जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये नरेंद्र मोदी जी का भाषण, अरे देश के पंतप्रधान का भाषण कभी ऐसा होता है क्या? मैंने वो पूरा मैनिफेस्टो चेक किया, उसमें कहीं नहीं कांग्रेस ने कहा है कि किसी की हम प्रॉपर्टी लेंगे, किसी को दे देंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, जिसके ज़्यादा लड़के हैं उसको दे देंगे, कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। और बोला तो देश के पंतप्रधान कौन से लफ्ज़ में बात करते हैं, कौन से लफ्ज़ में बात बोलते हैं। तो इंडिया महाविकास आघाड़ी का ही गवर्नमेंट, और अगर आप तो ये इसमें आपका प्रोफेशन यही है, मतलब जर्नलिज्म, ये आपका प्रोफेशन है, आप उसके बाद में प्रियंका गांधी जी का जरूर भाषण सुनिए, जरूर भाषण सुनिए। क्या कहा ऐसा उन्होंने? अरे प्रियंका गांधी ने जो भाषण कहा, मुझे मालूम नहीं कांग्रेस का मूड क्या है, और अगर पूरे देश में, और अगर प्रियंका गांधी जी को ये कांग्रेस प्रोजेक्ट छोड़ो, उनको पूरा मतलब फ्री हो देती, जाओ प्रियंका जी लड़ो, फ्री हैंड दे देती। और मेरा तो विचार ये था कि प्रियंका जी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा खड़ी करनी चाहिए था। जीत के कौन आएगा मैं नहीं बात बहुत, इतना मैं अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आने नहीं दिया होता। नरेंद्र मोदी जी को वही गली गली में भाषण देना पड़ता प्रियंका जी के सामने। तो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन कुछ भी हुआ तो महाराष्ट्र में अगले असेंबली इलेक्शन में इंडिया विकास आघाड़ी की, मतलब महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट 100% आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जाधव सर आपका। और जैसे कि हम सभी ने देखा कि अभी उन्होंने जो कहा कि प्रियंका गांधी की इन्होंने तारीफ़ की जाते जाते, तो एक यूनिक सा एक समीकरण यहाँ पे महाराष्ट्र में बन चुका है। 10 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शिवसेना का एक बड़ा नेता खुल के कांग्रेस के नेता की तारीफ़ करेगा। शायद यही डेमोक्रेसी की हमारी खूबसूरती है। और मैं फिर एक बार भास्कर जाधव सर को धन्यवाद दूंगा। और मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। धन्यवाद। इतनी छोटी उम्र में बहुत स्पार्क दिखाई दे रहा है आप में, धन्यवाद।